Good morning, dear students. Today I am going to start the lecture Installation, Maintenance and Repair of Electrical Equipment. ठीक है, अब ये सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और देखिए कि क्या क्या पढ़ना है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है टूल्स एंड एक्सेसरीज़, औजार और उपकरण। क्या है टॉपिक हमारा? टूल्स, एक्सेसरीज़ एंड इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से यंत्र यूज़ होंगे, रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस वर्क। ठीक है, हमें कौन कौन सा उपकरण यूज़ करना है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि कौन कौन से उपकरण यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल में। प्लायर हो गया, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर हो गया, कटर प्लायर हो गया, यही सब यूज़ किए जाते हैं ना। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखिए प्लायर्स। सबसे पहली हेडिंग लिखिए प्लायर्स। सबसे पहला जो मेन ज़रूरी चीज़ इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहली हेडिंग लिखिए टूल्स एंड एक्सेसरीज़ में हेडिंग प्लायर्स लिखिए। इसमें छोटी सी हेडिंग लिख लीजिए, बिजली का कार्य करने वालों के पास प्लास और पेचकस का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो आप लोग अपने मैटर में लिख सकते हैं, जब आपका सिलेबस हिंदी में है तो अपनी ज़बान में लिख सकते हैं इसको किसी भी तरीके से। यानी प्लायर और स्क्रू ड्राइवर का होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए। बिजली का कोई भी कार्य करते समय सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले औजारों में क्या है? प्लायर और स्क्रू ड्राइवर और टेस्टर। ये क्या है? सबसे ज़्यादा कंपलसरी सामान है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेस्टर हमेशा अपनी पॉकेट के फ्रंट में पेन की तरह लगाए रहा करो। ठीक है, इनका सामान सबसे पहले यूज़ किया जाता है। इन दोनों के बिना बिजली का कोई भी कार्य करना लगभग असंभव है, इम्पॉसिबल है। किसके बिना? एट लीस्ट टेस्टर हो हमारे पास और प्लायर हो। ठीक है, अब देखो प्लायर का यूज़ क्या है? तारों को पकड़ने, क्योंकि उसमें इंसुलेशन लगा होता है, काटने, जोड़ने और तारों की इंसुलेशन को हटाने के लिए प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश वर्ड ही बोलना आप लोग प्लायर। पिलास हिंदी लफ्ज़ है अपनी ठेठ लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में, लेकिन प्लायर बोलने की प्रैक्टिस करो क्योंकि कंपनियों में प्लायर बोला जाता है। लेकिन इस काम को करने के लिए कम्बिनेशन प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है और बिजली के काम में सबसे ज़्यादा इसी प्लास का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कम्बिनेशन प्लायर। अब ये डायग्राम बनाइए, आप लोग डायग्राम बनाइए। इसके पार्ट्स देखिए क्या क्या हैं। प्लायर के पार्ट्स देखिए, ये देखो पीछे जो हमारा ये होता है इसको लेग या हैंडल बोलते हैं। ये इंसुलेशन लगा हुआ है ना, ये इंसुलेशन, यहाँ पे करंट हमको नहीं मारेगा। प्लायर कोई भी यूज़ करते टाइम सबसे पहले उसको देखिए कि अच्छा इंसुलेटेड है कि नहीं है। अगर यहाँ पर ज़रा भी कहीं कटा है, ज़रा भी कहीं छेद है तो आपके हाथ में करंट लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एरो क्या दिखा रहा है? ज्वाइंट कटर। ज्वाइंट कटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये क्या है हमारा? साइड कटर। साइड कटर है हमारा ये। ठीक है, मूविंग जॉ, इसको क्या बोलते हैं? मूविंग जॉ। इंग्लिश नेम आप लोग याद रखिए। ठीक है, इसको पाइप ग्रिप बोला जाता है। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं? राउंडर सा जो है पाइप ग्रिप। कभी भी किसी पाइप को खोलने के लिए आपने पहले सुना होगा कि पाइप रिंच एक आता है। पाइप वर्क जो गोल सा रहता है उसको ओपन करने के लिए पाइप रिंच का यूज़ करते हैं। तो अगर कोई छोटा पाइप है तो ये पाइप ग्रिप जो है हम प्लायर से भी हम खोल सकते हैं उसको। ये अच्छी ग्रिप पकड़ता है सर्किल पे, राउंड पे, पाइप पे। अब ये है हमारा पोर्शन फ्लैट ग्रिप। बिल्कुल आगे का हिस्सा जो पतला चिपटा होता है, फ्लैट ग्रिप इसको बोलते हैं। कोई भी चीज़ किनारे से थोड़ा सा पकड़ने के लिए हो तो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्लायर के पार्ट्स। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए कि पाइप ग्रिप इसको कहते हैं, आगे का हिस्सा फ्लैट ग्रिप कहलाता है। ठीक है, मूविंग जॉ है
मूविंग जा का मतलब ये जबड़ा, जा मीन जबड़ा, मूविंग जा मतलब घूमने वाला है, थोड़ा पतला और चौड़ा होता है ये, वहाँ उसको मूविंग कहते हैं, मूविंग जा। साइड कटर ये आपको मालूम ही हो गया, ये जो दांत होते हैं बिल्कुल नोकारा, ये जो दांत होता है इसको साइड कटर कहते हैं। और यहाँ पर ये जो चीज़ दिख रही है ये चीज़, इसको क्या कहते हैं, ज्वाइंट कटर कहते हैं, ठीक है। और ये लेग्स और हैंडल है ही, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्लायर, ये इंसुलेशन लिखा हुआ है, देखिए आप लोग इंसुलेशन लगा होता है, ठीक है। और आप लोग नोटबुक पे लिख लीजिए, प्लास की टांगों के ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इंसुलेशन का क्या फ़ायदा है, करंट से बचा जाता है, इसलिए बिजली का कार्य करते समय प्लायर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है ताकि करंट न मारे। और अच्छे प्लायर यूज़ कीजिए, कटे फिटे न हो कहीं से भी। एक प्लास के अंदर कई काम करने की क्षमता होती है, जैसे कि ज्वाइंट कटर से हम किसी भी वायर के इंसुलेशन को हटा सकते हैं, ज्वाइंट कटर से किसी भी वायर के इंसुलेशन को हम हटा सकते हैं, दबा कर खींच देते हैं तो निकल जाता है ऊपर का इंसुलेशन। साइड कटर से हम किसी भी तार को बड़ी आसानी से काट सकते हैं, साइड कटर जो नोक वाला हमने दिखाया था उससे तार को कट कर दिया जाता है। पाइप ग्रिप से हम किसी भी पाइप को ज़्यादा मजबूती से पकड़ सकते हैं, मैंने बताया था ना पाइप ग्रिप, पाइप पकड़ने के लिए पाइप ग्रिप का यूज़ किया जाता है, प्लायर का जो हिस्सा होता है पाइप ग्रिप वाला। नहीं तो बड़ा पाइप है तो क्या यूज़ करेंगे, पाइप रिंच बोलते हैं उसको, ठीक है। फ्लैट ग्रिप से हम तारों को आपस में जोड़ सकते हैं, किनारे का जो हिस्सा होता है उसी से न तार जोड़ा जाता है, तो एक प्लास से हम कई काम कर सकते हैं। चलो इसके पार्ट्स देखें। प्लायर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कितने प्रकार के, स्लिप ज्वाइंट प्लायर्स, पहले का नाम क्या है याद कीजिए, इंग्लिश नेम स्लिप ज्वाइंट प्लायर्स। दूसरा है डाइगोनल प्लायर्स, डाइगोनल प्लायर्स और साइड कटर्स भी बोलते हैं इसको हम लोग, आम लैंग्वेज हम लोग ज़्यादातर इसको साइड कटर्स ही बोलते हैं। एक होता है लाइन मैन्स प्लायर और कम्बिनेशन प्लायर्स, ठीक है। एक होता है नीडल या नोज़ प्लायर कहते हैं, नोक वाला, जिसे आम लैंग्वेज में कौवा प्लायर भी बोलते हैं। तो देसी लैंग्वेज आप लोग ना यूज़ कीजिए वर्ड, इंग्लिश वर्ड यूज़ कीजिए, कंपनियों में इंग्लिश वर्ड ही यूज़ किया जाता है। तो नोज़ प्लायर, ठीक है, बिल्कुल जो है उसका ऐसे नोक निकला रहता है, नोकारा रहता है ऐसे नोक वाला, ठीक है। यहाँ पर एकदम नोकीला रहेगा, ऊपर पे नोकीला, ठीक है। बेंट नोज प्लायर्स, थोड़ा झुका हुआ रहता है, ठीक है। तो कितने नाम हो गए हमारे, स्लिप ज्वाइंट प्लायर्स एक हो गया, डाइगोनल प्लायर्स दो हो गया, लाइनमैन प्लायर्स तीन हो गया, नोज प्लायर्स चार हो गया, बेंट नोज प्लायर्स पाँच हो गया, पिंसर्स छः हो गया, ठीक है। और क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर स्ट्रिपिंग एंड टर्मिनल क्लिपिंग प्लायर्स एक होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ में इसको यूज़ किया जाता है, जब तुम लोग जाओगे इंडस्ट्री में काम करने, ठीक है, पकड़ करके उसको एक साथ खींच देते हैं पूरा, अगर तीन तार भी लगा दिए हैं तो तीनों तार का इंसुलेशन एक साथ निकल जाएगा। अपने आम डोमेस्टिक पर्पस में बहुत कम दिखता है ये। तो इलेक्ट्रिकल वायर स्ट्रिपिंग और टर्मिनल क्रिम्पिंग प्लायर्स बोलते हैं इसको। असल नाम इसका क्या है, इसका असल नाम जो क्या है, क्रिम्पिंग प्लायर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तीन तार भी अगर एक साथ लगा दिए तो तीनों के इंसुलेशन को एक साथ रिमूव कर देगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है, स्क्रू ड्राइवर, जिसको हम आम लैंग्वेज में पेचकस कहते हैं। प्लायर्स के बाद स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसके बिना भी बिजली का कोई कार्य करना लगभग असंभव है, क्योंकि हर जगह तुमको स्क्रू खोलना रहेगा, बंद करना रहेगा। तो कोई भी बोर्ड वगैरह आप खोलते हैं तो सबसे पहले स्क्रू खोलना होगा, तब तो आप बोर्ड हटाएंगे, कोई काम करेंगे, देखेंगे करंट उसमें क्यों नहीं आ रहा स्विच में, ठीक है। मार्केट में आपको अलग अलग प्रकार के आकार के पेचकस देखने को मिल जाएंगे, जिनका आकार उनके उपकरण के आधार पर बनाया जाता है। छोटा बड़ा हर तरह का मिलता है पेचकस साइज़ में। कुछ पेचकस छोटे पेच को खोलने के लिए
इस्तेमाल किया जाता है। इसका उनका आकार काफ़ी छोटा होता है, कुछ इसका आकार बड़े पेच को खोलने के लिए कहता है इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। चलो पेचकस देखेंगे हम क्या क्या पार्ट होते हैं पेचकस के। ठीक है, पेचकस के पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, चलो देखिए, इंसुलेटेड हैंडल, इस हैंडल को ज़रूर ख्याल करना है, अगर ज़रा भी कटा पिटा है तो तुम्हें करंट मार देगा लाइव पर काम कर रहे तो। आखिरी जो हिस्सा होता है इसको टिप बोलते हैं, एक बिल्कुल पॉइंट का हिस्सा, टिप पॉइंट, टिप बोला जाता है। और यहाँ पर इसको जो है ये फेरूल बोला जाता है। ये क्या है? फेरूल। और ये क्या है? इंसुलेटेड हैंडल। ये तो हो गया हमारा पेचकस। ठीक है, खोलने के लिए इसका काम किया जाता है, पेच को खोलने के लिए। पेचकस में भी कई प्रकार के होते हैं पेचकस। ठीक है, तीसरा उपकरण हमारा जो है वो टेस्टर है। टेस्टर, लाइन फेस टेस्टर, पावर को चेक करने के लिए, अभी लाइव पावर है कि नहीं, लाइन टेस्टर भी बोलते हैं इसको। पेचकस की तरह ही होता है, यानी ये भी टिप यहाँ पर होता है, छोटी पेच वगैरह भी खोल सकते हैं टेस्टर से। कई बार इसका इस्तेमाल पेचकस के रूप में भी किया जाता है। देखो लिखा है ना जो मैं कह रहा था, कई बार इसका इस्तेमाल पेचकस के लिए भी किया जाता है। लेकिन लाइन टेस्टर का असल कार्य किसी भी तार में फेस को जांचने के लिए किया जाता है। अगर आप बार बार पेच खोलेंगे तो ये टेस्टर ख़राब हो जाएगा, इसलिए टेस्टर का जो काम है वो काम ही सिर्फ लेना चाहिए टेस्ट करने के लिए, लाइव पावर आ रहा है कि नहीं। वो नहीं पता है किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो आप इस तार पर लाइन टेस्टर लगाकर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइन टेस्टर का इस्तेमाल ज़्यादा टाइट पेज को खोलने के लिए नहीं किया जा सकता, और ना इस पर किसी प्रकार के हथौड़े से चोट मारी जा सकती है। अगर इस हथौड़े से चोट मारी जाएगी तो पूरी तरह से टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। चलो अब इसके पार्ट देखते हैं, टेस्टर में क्या क्या पार्ट होते हैं। चलो सबसे पहले तो जहाँ हम उंगली रखते हैं जिस हिस्से पर, इसको अर्थिंग पॉइंट कहते हैं। हम जब उंगली रखते हैं तो ये टेस्ट करता है, ये नियॉन लैंप ग्लो करता है, जलता है। पीछे एक स्प्रिंग होती है। ठीक है, जब हम यहाँ उंगली पुश करते हैं, रखते हैं अपनी, तो स्प्रिंग हमारी दबती है और ये नियॉन लैंप से टच होती है। और यहाँ पर जब पावर हमारा टच होता है टिप पे, तो ये देखो अब ये क्या है? इंसुलेटेड स्टेम है, यहाँ पर रबर की एक इंसुलेशन लगाई जाती है। ठीक है, चलो अब ये देखो इसमें रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को अपने अंदर मर्ज कर लेना। ठीक है, रुकावट पैदा करना काम है ना रेजिस्टेंस का, तो करंट को ये बिल्कुल लो डाउन कर देती है, एकदम कम कर देती है। तो इस रेजिस्टर से जो है क्या होता है, ये नियॉन लैंप ग्लो करने लगता है, जलने लगता है। ठीक है, हमको दिखाई देता है, जब ये ग्लो करता है लैंप तो हमें दिखाई देता है कि लाइव पावर है। ये स्प्रिंग इसमें लगी हुई रहती है, ये क्लिप है, ये पेन की तरह खोसने के लिए। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ इलेक्ट्रिकल के जितने स्टूडेंट्स हैं कि हमेशा टेस्टर लगाए रहो फ्रंट पे, पेन की तरह इसको हमेशा इन करके सामने खोस करके चलिए। ये टेस्टर हो गया। लाइन टेस्टर के क्या होता है? लाइन टेस्टर में एक प्रतिरोधक होता है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि पेचकस के ब्लड के साथ में जुड़ा होता है, और प्रतिरोधक के दूसरी तरफ एक नियॉन लैंप होता है, और ये नियॉन लैंप एक स्प्रिंग की मदद से अर्थिंग पॉइंट से जुड़ा होता है। ये आप लोगों को नोटबुक में लिखना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम में आएगा तो। ठीक है, जैसे ही लाइन टेस्टर को किसी और के साथ लगाया जाता है तो एक तरफ से बिजली प्रतिरोधक से होती हुई नियॉन लैंप तक आ जाती है। देख रहे हो ना, प्रतिरोधक से होती हुई। अगर प्रतिरोधक नहीं लगाएंगे तो हमारा करंट जो है कम नहीं होगी, ज़्यादा करंट चले जाएगी तो वो उड़ जाएगा, हमारा रेजिस्टर और नियॉन लैंप सब जल जाएगा। ठीक है, तो लिमिटेड करंट के लिए हम इस लिमिटेशन के लिए हम रेजिस्टर यूज़ करते हैं ताकि करंट लिमिटेड हो जाए और जितनी रिक्वायर्ड है उस लैंप के लिए, नियॉन लैंप के लिए उतनी करंट फ्लो हो और वो ग्लो हो, नियॉन लैंप तक जाती है। दूसरी तरफ से हम उसे छूकर अर्थिंग पॉइंट से सप्लाई देते हैं, जिससे कि अगर तार में बिजली होगी तो यह नियॉन लैंप ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरी चीज़ है टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप घर पे बनाया जाता है, मैं भी अपने घर पे बनाया हूँ, तुम लोग भी अपने घर पे बनाओ। टेस्ट लैंप से टेस्ट किया जाता है बॉडी पे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है ये टेस्ट लैंप।
टेस्टिंग लैब का इस्तेमाल किसी भी उपकरण को चेक करने के लिए किया जाता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी सही प्रकार से आ रही है या नहीं। देखते होंगे कि जब मोटर वाइंडिंग कराने जाते हैं दुकान पे तो पहले टेस्ट से आपके पंखे को चेक करते हैं कौन से वाइंडिंग जो है जली हुई है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग जली है, अंदर की आर्मेचर वाइंडिंग जली है, उसको चेक किया जाता है फेस के थ्रू। अगर आप किसी भी उपकरण की बॉडी में करंट चेक करना चाहते हैं तो यह उपकरण की बॉडी में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है इसका पता लगाने के लिए आप टेस्टिंग लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टेस्टिंग लैंप हो गया। ये फिगर आप लोग बना लीजिए। ये फिगर में तो यहाँ पर होल्डर वगैरह नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है यहाँ से वायर निकालना है आपको, तो कभी भी एक होल्डर लीजिएगा, होल्डर से एक दो तार निकलेंगे और उसमें ये बल्ब जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पर होल्डर में, और एक ये दो तार निकलेंगे, एक रेड और एक ब्लैक, उस तरीके से चेक किया जाएगा अलग अलग। इसके लिए आपको एक वायर को अर्थिंग के साथ में जोड़ देना और दूसरे वायर को किसी भी उपकरण की बॉडी पर लगाकर देखना है। अगर टेस्ट लैंप जलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब उस उपकरण की बॉडी में करंट आता है, ठीक है ना। ये आप लोग नोटबुक पर लिख लीजिए, टेस्ट लैंप के बारे में आप लोग नोटबुक पे लिख लीजिए, याद करने में आसानी रहेगी। इसके लिए इसको एक वायर को अर्थिंग के साथ यानी न्यूट्रल पे दे दीजिए, जोड़ देना है, और दूसरी वायर को किसी भी उपकरण की बॉडी पर लगा कर देखना है। अगर टेस्ट लैंप जलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब कि उस उपकरण की बॉडी में करंट आता है। बॉडी ज़रूर चेक करते हैं मोटर जब तुम जाते हो बनवाने तो टेस्ट लैंप का इस्तेमाल हम किसी भी सर्किट की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए भी कर सकते हैं। सर्किट में पूरी तरह से बिजली आ रहा है या नहीं, इसके लिए हमें टेस्टिंग लैंप को उस सर्किट की सप्लाई के क्रम सीरीज़ में लगाना पड़ेगा। बिजली का काविया, हिंदी में नाम है ये काविया, शोल्डरिंग बोलते हैं। काविया का काम दो तारों को आपस में जोड़ने का होता है। काविया का नाम क्या है? शोल्डरिंग, DERING, शोल्डरिंग, ठीक है ना। ये सब सामान आप लोग इलेक्ट्रीशियन लोग अपने घर पर ख़रीद कर रख लीजिए और कुछ काम करते रहिए, तभी हाथ में हुनर आएगा। पीसीबी पर कोई भी कंपोनेंट लगाने के लिए हम हमेशा काविया यानी शोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो शोल्डरिंग एक आप लोग ले लीजिए, 40-50 रुपए की मार्केट में मिलती है, ले करके कुछ काम कीजिए तभी आपका हाथ बैठेगा, ठीक है। ये अलग अलग वाटेज में आती है, कितने वाट की? 25 वाट की आती है, 65 वाट की आती है, 125 वाट की होती है, जैसे पे हमें काम करना होता है वैसी आती है, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करने से पहले इसकी बिट को अच्छे से साफ़ कर लें। अगर बिट को अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो वो जो वायर होता है ना, सोल्डरिंग वायर, उसको पकड़ेगा नहीं। कोई भी सोल्डरिंग आयरन को ज़्यादा गर्म ना करें, ठीक है ना। अच्छा, अगला उपकरण हम क्या यूज़ करते हैं? स्टैंडर्ड वायर गेज। शायद आप लोगों ने दुकान पर देखा होगा, गोल सर्किल मिलती है, गोल ऐसे रहता है, ऐसे उसको जो है कटा हुआ रहता है, जगह जगह से ऐसे बना होता है, छोटा बड़ा हर तरह की चीज़ जो है ऐसे पूरा राउंडेड होता है ये, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग डिजिट लिखी रहती है। ये तार को मापने के लिए होता है, तार की साइज़ को नापने के लिए, ठीक है। यह 25 mm की मोटी गोल आकार की प्लेट होती है, गोल प्लेट होती है, देखा ना। चारों तरफ अलग अलग साइज़ में झिरियाँ होती हैं यानी कटिंग बनी होती है, और उन झिरियों पर नंबर लिखा होता है। उन झिरियों पर क्या होता है? नंबर लिखा होता है कि कितने स्क्वायर mm, 50 स्क्वायर mm, 4 और 1 स्क्वायर mm, ठीक है, 0.75 स्क्वायर mm, अलग अलग चीज़ लिखी रहती है। 1.5 स्क्वायर mm, 2 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm, अलग अलग साइज़ उस पर लिखी होती है। उसमें तार लगा देंगे, एकदम अट जाएगा बराबर, पता चल जाएगा कि इतने स्क्वायर mm का तार है हमारा। इंजरियों में तार को डालकर उसके साइज़ का पता लगाया जा सकता है। ख़ास तौर पर तारों के साइज़ को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तारों के साइज़ को मापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस प्लेट को जंग लगने से बचाना चाहिए, दूसरे बड़े औजारों के साथ में नहीं रखना चाहिए, किसी भी झिरी में ज़बरदस्ती तार को न डालें। अच्छा, ये तो हो गई तार मापने के लिए, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए,
कि जितने भी माहिर इलेक्ट्रीशियन होते हैं जो डेली जिन पर काम करते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायरिंग में, तो 0.75 स्क्वायर का तार इन्वर्टर की वायरिंग के लिए यूज़ किया जाता है घरों में। इन्वर्टर का तार इन्वर्टर सप्लाई के लिए तो 0.75 स्क्वायर पौना स्क्वायर बोलते हैं, यूज़ किया जाता है। ठीक है। न्यूट्रल तार जनरली 1 स्क्वायर का यूज़ किया जाता है। और फेस देने के लिए किसी बड़े इक्विपमेंट को, हैवी वाट को 1.5 स्क्वायर से लेकर के 2 स्क्वायर एंड 2.5 स्क्वायर का तार यूज़ किया जाता है। तो तुम लोग को इतना माहिर बनना पड़ेगा कि देखते ही पता चल जाए कि ये कितने स्क्वायर का तार है। उसकी रेटिंग नहीं देखना पड़े कि कितना लिखा है इस पर, उसकी रेटिंग नहीं देखना पड़े, दूर से देखते ही पता चल जाए, हाथ में लेते ही कि ये इतने स्क्वायर का है, इतना इस पर मेहनत करो, प्रैक्टिकल करो। कभी भी काम करते टाइम ध्यान से देखो कि 1 स्क्वायर का तार कितना मोटा होता है, 2.5 स्क्वायर का तार कितना मोटा होता है, ताकि लिखा हुआ भी ना देखना पड़े। जितने इलेक्ट्रीशियन होते हैं यही काम करते हैं, देख करके उनको पता चल जाता है कि ये 2 स्क्वायर का तार है कि 2.5 स्क्वायर का तार है, वो अंदाज़ी बताते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट उपकरण है हमारा हैमर। हैमर तो सब लोग जानते हैं, बचपन से ही यूज़ करते हैं। हैमर है ये। हैमर का इस्तेमाल बड़े बड़े कीलों को ठोकने के लिए, धातुओं को पीटने के लिए, मोड़ने इत्यादि के लिए किया जाता है। कुछ हथौड़ा का इस्तेमाल कीलों को वापस निकालने के लिए भी किया जाता है, उसमें नोक बना रहता है। मार्केट में अलग अलग प्रकार के हथौड़े देखने को मिलेंगे, इनके वज़न के आधार पर किया जाता है। 500 ग्राम का हथौड़ा, 1 किलो का हथौड़ा। ठीक है। अब हथौड़े में क्या होता है, देखिए ये पीन टाइप वाला है। ये ऊपर नोकीला ऐसे निकला हुआ ना, ये पीन है ये इसकी। ठीक है। ये आई है, इसको आई बोलते हैं, जिसमें हम लोग लकड़ी का डंडा जो है लगाते हैं, वहाँ पे आई बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, हैंडल है। ठीक है। ये हो गया हमारा हथौड़ा। ये फेस है जिससे हम पीटते हैं किसी चीज़ को। ये क्या है, हमारा फेस है। हथौड़े के बारे में लिख लीजिए, किसका बना होता है हथौड़ा, कास्ट आयरन का या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है। इसका हैंडल अक्सर लकड़ी का बना होता है। मार्केट में आपको अलग अलग प्रकार के हथौड़े देखने को मिलेंगे, इनके कार्य के अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे हथौड़े कितने प्रकार के होते हैं ये याद रख लीजिए पॉइंट, 6 प्रकार के होते हैं। बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्लॉ हैमर, स्लेज हैमर, नाइलॉन हैमर, माइलेट लकड़ी वाले को बोलते हैं। ठीक है। ये तो हमारा हैमर हो गया। 6 नाम आप लोग याद कर लीजिए, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्लॉ हैमर, स्लेज हैमर, नाइलॉन हैमर, माइलेट, कोल्ड चिसल, छैनी जिसे बोलते हैं, आम लैंग्वेज में छिन्नी बोलते हैं। ठीक है। बिजली का काम करते समय छैनी का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। जैसे वायरिंग वगैरह किया जाता है ना, तो उसमें इसका भी ज़रूरत पड़ती है। या तो इसका इस्तेमाल दीवारों में झीरी लगाने के लिए, ईंटा को तोड़ने के लिए किया जाता है। तो मैनुअल तरीका हो गया, आजकल तो कटर मशीन आ गई है। ठीक है। ताकि वहाँ पर बिजली की तार ले जाने के लिए पाइप लगाया जा सके। बहरहाल बिजली नहीं है तो इसको मैनुअली यूज़ कर सकते हैं। कटिंग एज होता है इसमें। ठीक है। इधर हेड होता है, छैनी का आकार इसके पकड़ने के लिए आकार की होती है, कुछ छैनी गोल होती है। हैक्सा है ये, लोहा काटने की आरी, लोहा काटने वाली आरी का इस्तेमाल लोहे की पाइप काटने के लिए, लोहे की चादर, चैनल इत्यादि काटने के लिए, लोहे की पाइप, चैनल काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई प्रकार का होता है, ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ हैक्सा में हम आरी के फ्रेम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हैक्सा हो गया। ठीक है ना। ये ब्लेड मार्केट में मिलता है, ख़राब हो जाता है तो अलग से लगाना होता है। ये हमारा हैंडल है। ठीक है। ये ब्लेड हो गया, ये हमारा फ्रेम हो गया। ठीक। इस आरी का इस्तेमाल करते समय इस पर दबाव समान मात्रा में होना चाहिए। किसी भी वस्तु को काटते समय उस पर थोड़ा पानी डाल देना चाहिए, थोड़ा पानी डाल लेना चाहिए। किसी वस्तु को काटते समय अधिक और ज़्यादा तेज़ गति से नहीं चलाना चाहिए। आरी को हमेशा जंग से बचा कर रखें। ठीक है। इसी तरीके से आप आरी का लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट रोक करके। पोकर के बारे में लिख लीजिए, सुआ जिसको हम कहते हैं। ठीक है। सुआ के बारे में लिख लीजिए, दिख रहा है ना हेडिंग, सुआ के बारे में लिख लीजिए। वुड हैंडल है, शार्प टिप है। तो ये सारे हमारे उपकरण हैं। इसके अलावा भी आप लोग और भी उपकरण यूज़ कीजिए। ठीक है।
जैसे अब इलेक्ट्रिक उपकरण जो यूज़ किए जाते हैं आजकल, कटर मशीन है, ड्रिल मशीन है, ये तो मैनुअल के लिए ये सब था। अब ज़्यादातर इलेक्ट्रिक यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू।